बात सितंबर 1965 की है। तब पाकिस्तान ने अचानक जम्मू एंड कश्मीर में हमला कर दिया था, पाकिस्तान की सेना ने। और लाल बहादुर शास्त्री तब हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले आज़ादी के बाद से जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री बने। चूँकि कांग्रेस में एक तो उनकी बहुत अच्छी इमेज थी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू उनको बहुत मानते थे और शास्त्री जी खुद नेहरू जी को अपना मेंटर मानते थे। तो कांग्रेस पार्टी में भी उनकी काफ़ी अहमियत थी और दबदबा था, और उनका अपना पूरा करियर बड़ा बेदाग था, बहुत ही साफ़ सुथरी छवि थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो बिना किसी विरोध के, बिना किसी दबाव के लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो एक वक्त में जितने सीधे साधे थे, उसी वक्त में जब देश की बात आती थी, देश की इज्जत की बात आती थी, देश पे हमले की बात आती थी, तो वो उतने ही सख्त भी हो जाते थे। और देश ने इसकी मिसाल देखी 1965 में, जब सितंबर में अचानक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया। तो पलट कर लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर अपनी सेना को भी भेजा और पाकिस्तान के साथ हमारी जो जंग है वो शुरू हुई। और उसी जंग के दौरान वो आज तक इतने साल हो गए, एक नारा है जो बहुत ही मशहूर है, जय जवान जय किसान। जब किसान और जवान दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किया था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। तो सितंबर में पाकिस्तान अचानक हमला करता है, जंग शुरू हो जाती है। उसके बाद भारतीय फ़ौज जो है वो बिल्कुल लाहौर पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती, पाकिस्तान की सीमा तक में घुस जाती है और पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे होता है। हालांकि शुरुआत हमला पाकिस्तान ने किया, लेकिन जब भारत ने इधर से फिर जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तानी सेना की हालत ख़राब हो गई और वो पीछे हटने लगे, और भारतीय सेना बिल्कुल लाहौर को अपना निशाना बनाने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी फिर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, इन सब का प्रेशर आया और ये हुआ कि किसी तरह इस जंग को रोका जाए और समझौता हो। तो इसी बातचीत के दौरान 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की और भारत पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम पे तैयार हो गए, तो जंग रोकने के लिए तैयार हो गए। इससे पहले एक थोड़ी सी चीज़ और है कि जब ये जंग हो रही थी उससे पहले भारत परमाणु बम को लेकर, न्यूक्लियर बम को लेकर अपनी तैयारी कर रहा था और लगातार ये हो रहा था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, और ये चीज़ दुनिया को मालूम थी, अमेरिका को भी मालूम था। और लाल बहादुर शास्त्री जी इसके बिल्कुल हक में थे कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, और अमेरिका को ये बात नागवार गुजर रही थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई और जो है वो परमाणु संपन्न देश बने, न्यूक्लियर पावर बने। तो अमेरिका की नज़र थोड़ी सी टेढ़ी थी भारत पर, और लाल बहादुर शास्त्री एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमेरिका को थोड़ा खटक रहा था। तो ये एक उसका बैकग्राउंडर था। इसी के बीच ये जंग होती है। फिर 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों, भारत पाकिस्तान, युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध विराम हो जाता है। उसके बाद फिर अब ये होता है कि बातचीत आगे बढ़ाई जाए। जनरल अयूब खान तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तो फिर रूस, चूँकि भारत का शुरू से ही एक अच्छा दोस्त रहा है, रूस पहल करता है और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत पाक के बीच इस युद्ध विराम के बाद दोनों देशों में तनाव ना हो, उसको लेके एक बातचीत की पेशकश आती है। इंडिया पाकिस्तान दोनों तैयार हो जाता है और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, USSR हुआ करता था तब, वहाँ पे दोनों नेता पहुँचते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से भारत की नुमाइंदगी करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, वहाँ के राष्ट्रपति। 10 जनवरी 1966 को, मतलब जंग के करीब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद पूरा एक समझौता तैयार होता है और दोनों नेता वहाँ पे मिलते हैं ताशकंद में। और 10 जनवरी की शाम 4 बजे लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान समझौते पे दस्तखत करते हैं, जो रूस के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उनकी मौजूदगी में। और ये एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान में जिस तरीके का तनाव था, उसके बाद दोनों के बीच में एक समझौता, एक नए रिश्ते की शुरुआत तो मतलब पीस और शांति के लिए बहुत सही चीज़ थी। लेकिन कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में एक डर भी था कि चूँकि
शुरुआत पाकिस्तान ने की थी हमले की, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई की और लाहौर तक पे वो हमला करने के लिए तैयार था और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी और हम बहुत मतलब उस वक्त मजबूत हालत में थे। तो ऐसे में युद्ध विराम या पीछे हटना कहीं देश की जनता या ख़ासतौर पर उनका ये भी था कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उंगली ना उठाए कि ये समझौते की क्या ज़रूरत है, इस समझौते का कोई मतलब नहीं बनता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इस चीज़ को लेकर बड़े फिक्रमंद थे कि उनके इस फैसले से पता नहीं देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, देश के लोग इसको कितना मानेंगे, विपक्षी पार्टियां किस तरीके से हमला करेगी सरकार पर। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो भारत जाने के बाद देखा जाएगा। और एक इसमें किस्सा ये भी है कि जब ये समझौता करने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद से अपने घर फ़ोन करते हैं अपनी बेटी को। उनकी बेटी फ़ोन उठाती है तो वो बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा समझौता करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो फ़ौरन भड़क जाती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, हम तो मजबूत हालत में, हम तो पाकिस्तान के अंदर तो घुस गए हैं, तो फिर हम उनके साथ समझौता क्यों करें। तो फिर वो बात काटते हुए कहते हैं कि अच्छा अपनी मम्मी को फ़ोन दो। ललिता शास्त्री जो लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ थी, तो वो फ़ोन नहीं देती बेटी, वो इसी पे बात करती। फिर शास्त्री जी कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर बात करूँगा, फ़ोन रख देते हैं। तो उनको ये भी आता है कि घर के ही लोग इस फैसले के खिलाफ हैं, तो पता नहीं देश और देश की जनता और विपक्षी पार्टी का फिर क्या रवैया होगा। खैर उसके बावजूद वो देश हित में यह समझौता करते हैं कि इससे शांति होगी। और शाम 4 बजे 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम और उसकी बाकी शर्तों को लेकर और शांति को लेकर एक समझौता होता है। समझौते के बाद वहाँ तमाम जो रूसी प्रधानमंत्री थे दोनों नेताओं की शान में दावत भी रखते हैं और वो सब शाम वाम को सब मुलाकात होने के बाद वहीं एक विला था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। तो ये सारी फंक्शन, सारी कवायद पूरी होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री शाम करीब 7-8 बजे के उस विला में अपने पहुंचते हैं जहाँ पे उनको रहने का इंतज़ाम था। और अगले दिन सुबह उन्हें ताशकंद से काबुल पहुंचना था। काबुल में भी उनकी अफगानी नेताओं के साथ बातचीत थी। तो वो वहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद जब अपने कमरे में जाते हैं तो उनके कमरे में 2-3 चीज़ें थी। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। बड़ा सा कमरा था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पे ठहरे हुए थे, जिसका इंतज़ाम रूसी अधिकारियों ने किया था। बेडरूम बहुत बड़ा था, बेडरूम के साथ एक डाइनिंग रूम भी था, लेकिन उस रूम में ना तो कोई फ़ोन था और ना बेल जिससे आप बजाकर किसी को बुला सकें, ना इंटरकॉम, कोई फ़ोन। तो रात को लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो वहाँ पे जब जितने दिन वो ताशकंद में रहे थे तो उनका जो खाना था वो वहाँ के हमारे एक रूसी एम्बेसडर जो रूस में भारत के एम्बेसडर थे मिस्टर TN कॉल, उनका एक पर्सनल खानसामा था, एक पर्सनल निजी रसोईया जान मोहम्मद। तो उन्हीं के घर से जो हमारे एम्बेसडर थे TN कॉल, उनके घर से उनका जो रसोईया था जान मोहम्मद, वो खाना बनाता है जिसमें पालक की सब्ज़ी होती है, एक और सब्ज़ी होती है, रोटी होती है, और वो खाना उसी अपने जहाँ पे ठहरे हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी रात को वो खाना खाते हैं। जबकि उनके साथ अपना एक उनका नौकर था जो खाना भी बनाता था, रामनाथ नाम था उसका, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। तो वो जब भी विदेश जाते थे या भारत, तो रामनाथ ही उनके लिए खाना बनाता था और बरसों से उनके साथ था। लेकिन उस दिन वो जो रात का उन्होंने खाना खाया, वो खाना रूस में भारत के जो एम्बेसडर थे TN कॉल, उनके अपने निजी रसोई जान मोहम्मद ने बनाया। वो खाना खाया, उसके बाद रात करीब, वो हमेशा सोने से पहले एक गिलास दूध पीते थे, रात करीब 11-11:30 बजे उन्होंने दूध पिया और फिर अपने कमरे में चले गए। तब जो मशहूर कुलदीप नैयर, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो भी उस दौरे में उनके साथ थे और प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे, प्रेस सचिव के तौर पर, तो उनका भी कमरा अलग था। जो लाल बहादुर शास्त्री के अपने निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय, वो भी वहीं थे, लेकिन उनका कमरा भी अलग था, दूरी पे था उनका कमरा। अब एक प्राइम मिनिस्टर, उसके कमरे से उसके पर्सनल सेक्रेटरी का कमरा बहुत दूर पे, बाकी स्टाफ का कमरा दूर पे, कमरे के अंदर इंटरकॉम नहीं, बेल नहीं।
ये सारी चीज़ें बाद में सब सामने आई। तो ये ऐसा जनरली होता नहीं है। चूँकि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप उस देश के मेहमान भी हैं। तो खाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद रात को करीब 1 बजे के आसपास शास्त्री जी को अचानक बहुत तेज़ खांसी आती है और उन्हें ऐसा लगता है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब बेल बजा नहीं सकते, फ़ोन था नहीं, इंटरकॉम कुछ, तो वो किसी तरह अपने बेड से उठते हैं और बाहर निकलते हैं और वो पहुंचते हैं अपने निजी सचिव जगन्नाथ सहाय के कमरे में, जो काफ़ी दूरी पे था। और वो जाके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को बुला दो। तो हमेशा उनके साथ एक डॉक्टर उनके चलते थे, डॉक्टर RN चुग, तो वो भी वहीं थे, उनके साथ गए हुए थे, वो दूसरे कमरे में ठहरे हुए थे। तो ये कहने के बाद फिर वो जगन्नाथ सहाय उनको, शास्त्री जी को वापस कमरे में लेकर आते हैं और तब तक एक आदमी और जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए, और कमरे में लाने के बाद वो उनको बेड पे लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं अब बाबूजी अब ठीक है, अभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो अपने सीने पे हाथ रखते हैं शास्त्री जी, और फिर वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान खबर मिलते ही डॉक्टर चुग भाग के कमरे में आते हैं। कमरे में आते हैं तो वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि शास्त्री जी जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ें अचानक हुई। उसके बाद बाकी लोगों को खबर दी जाती है। कुलदीप नैयर ने इस पर एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा कि उसी रात की घटना है कि उन्हें अचानक सपना आया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई है। और कह रही हैं सपना देख रहे थे, तभी दरवाज़ा उनका नॉक होता है, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने एक रूसी महिला खड़ी हुई थी जो स्टाफ की थी, और वो बताती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर अब जिंदा नहीं हैं। तो कुलदीप नैयर साहब की भी अजीब सी हालत हो जाती है। वो भाग के जाते हैं तो तब तक जो रूसी प्राइम मिनिस्टर थे वो उनको टकराते हैं और रूसी प्राइम मिनिस्टर उनको इशारे से बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी की डेथ हो गई है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। रात को जब ये डेथ हुई थी उस वक्त जो टाइम था वो करीब 1:25 का ये है, जो डेथ टाइम उनका 1:25 से लेकर 1:32 के दरमियान की बात है ये। अब यहाँ पे ये होता है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती तो फ़ौरन एक एम्बेसडर को रिएक्ट करना चाहिए, एम्बेसडर फ़ौरन नई दिल्ली को खबर करे, जो भी नंबर 2, 3 बाकी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे उस वक्त ये सारी चीज़ें, ये हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी नहीं दिखाई देती है। निजी सचिव और डॉक्टर थे, उनके साथ जो अपने जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर साहब, वो फिर जब पुख्ता हो जाते हैं कि डेथ हो चुकी है तो वो तिरंगा था, उसी तिरंगे को शास्त्री जी के पार्थिव शरीर पर ढक देते हैं और थोड़ा सा अकीदत के तौर पे फूल वूल भी चढ़ा देते हैं, और फिर अब अगले दिन का इंतज़ार होता है। उधर KGB जो रशिया की खुफिया एजेंसी है, चूँकि एक प्राइम मिनिस्टर की मौत हुई थी वो भी अचानक, तो KGB को कुछ शक होता है तो वो तमाम खानसामे को, जिसमें जान मोहम्मद भी, उससे पूछताछ करती है। इसके अलावा रशिया की तरफ से 3 और थे जो इस तरह के खानसामा और खाना बनाने वाले, जो बटलर टाइप, उन लोगों को भी उठा के पूछताछ करती है, उनको वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर ले जाती है। KGB का जो पहला रिएक्शन आया था रशिया खुफिया एजेंसी का, वो ये था कि हमें डाउट है कि प्राइम मिनिस्टर को पॉइजन किया गया है, उनको जहर दिया गया है, और इस डाउट की वजह, चूँकि उससे पहले शास्त्री जी बिल्कुल ठीक ठाक, सारे फंक्शन में ठीक ठाक, बिल्कुल सबसे नॉर्मल बात करना, सब कुछ, और अचानक उनकी डेथ। लेकिन जो डॉक्टर चुग हैं और बाकी लोग जो देखते हैं, फिर रशिया के भी डॉक्टर हैं, रशियन डॉक्टर आते हैं, रशियन डॉक्टर की पूरी टीम फिर डॉक्टर चुग से बातचीत कर रही है, उसी रात पूछताछ हो रही है। तो ये होता है कि ये कार्डियक अरेस्ट है, दिल का दौरा पड़ने से, अचानक दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हुई है। और शायद उनको दिल का दौरा जब उसी वक्त पड़ा था जब वो खांस रहे थे और वो थे, लेकिन कमरे में कोई था नहीं, उनको चल के जाना पड़ा, और चल के जाने के बाद आना पड़ा, और उसमें ज़्यादा वो खतरा हो गया। अब दूसरी तरफ कमरे का जो सीन था, पूरा मंजर वो ये था कि शास्त्री की दोनों चप्पल अपनी जगह सही रखे हुए थे, बेड बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो थर्मस था जो वो अपने साथ लेकर गए थे, वो थर्मस वहाँ के गेस्ट हाउस या होटल का नहीं था, वो उनका अपना था, वो टेबल पे लुढ़का पड़ा हुआ था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसको खोलने की, उसको पानी पीने की उन्होंने कोशिश की थी पहले अपने आप, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाया, और उसके बाद शायद वो उठ के फिर गए थे अपने निजी सचिव के पास, और थर्मस काफ़ी टाइट बंद था, वो खोला नहीं गया और वो लुढ़का पड़ा हुआ था। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये कहा गया कि ये दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हुई, और कोई सिम्टम ऐसा था नहीं। अब दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई कहा गया, और कोई सिम्टम था नहीं, ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा। खैर, इसके बाद अब अचानक फिर हिंदुस्तान खबर पहुंचती है, ऑल इंडिया रेडियो से देश के कोने कोने तक ये बात जाती है, देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बहुत उस वक्त हरदिल अजीज नेता थे, अपनी सादगी की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से। तो अब हर एक जानना चाह रहा था कि मौत कैसे हुई, तो पूरी खबर यही है कि दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। फिर जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति वहाँ पे पहुँचे होते अयूब खान, जो 4 महीने पहले जब जो दोनों जंग कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए बाकायदा जो लाल बहादुर शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया, वो तस्वीरें भी हैं। तो खैर, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हुआ कि ये मौत हुई कैसे, इसको लेकर तमाम सवाल और शक उठने लगे। तो केजीबी ने सबसे पहले इसमें शक पैदा किया। केजीबी का ये कहना था कि ये मामला जहर का है, और उसकी वजह ये थी कि शास्त्री जी के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा था, ये कमर से ऊपर का, ये नीला पड़ा हुआ था, और कमर के निचला हिस्सा बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद ये सवाल उठा, और केजीबी ने ये पहला सवाल किया। खैर, उसके बाद पार्थिव शरीर को भारत लाया गया। उनकी जगह पे गुलजारी लाल नंदा जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार बने, तो उससे पहले भी एक बार बन चुके थे। और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती, तीसरी कायदे से, कार्यवाहक छोड़ दूं तो। लेकिन जब तक शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी की मौत के बाद, इंदिरा गांधी के बारे में यह है कि वो बहुत ही लो प्रोफाइल थी, कैबिनेट में अच्छे मतलब ताकतवर मंत्रियों में भी नहीं थी। तो अचानक उसके बाद ये था कि उनके बाद मोरारजी देसाई शायद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दावेदार थे, लेकिन इंदिरा गांधी बनी। कांग्रेस के जो बाकी सब लोग थे, जो उस वक्त की एक सोच थी, वो ये थी कि इंदिरा गांधी को बनाते हैं, ये बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा कुछ करेंगी नहीं, ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं होगा, तो ये बेस्ट होगा। हालांकि आगे चल के वही इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री से एक साबित हुई। तो खैर, इंदिरा गांधी उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाती हैं। और यहाँ जब अंतिम संस्कार से पहले जब पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाया जाता है, तो सबसे पहले केजीबी के बाद दूसरी बार शास्त्री जी की जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, वो उनकी पार्थिव शरीर को देखती हैं, और फिर वो आवाज़ उठाती हैं कि ये नेचुरल मौत नहीं है, ये जहर दिया गया, क्योंकि पूरा बदन नीला पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर उनके बच्चे भी देखते हैं, सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री, तो वो छोटे थे, पर उन लोगों ने भी बाद में बताया, इंटरव्यू में कहा आपने। तो 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात। एक, उनके माथे पे वाइट निशान था, दाग। अब वो किस चीज़ का था, बाकी सब कुछ नीला हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वाइट था, और कुछ कुछ बॉडी में भी वाइट। तो उसका उनको सही डॉक्टर भी जवाब नहीं दे पाए। जब कुलदीप नैयर से भी ललिता शास्त्री जी ने ये पूछा था, तो वो भी चौंक गए थे उन्होंने। दूसरा जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ थी, वो ये थी कि उनके पेट पे 2 कट मार्क थे। ऐसा लगा था कि उस पेट को कट किया गया है। पहले कभी वो निशान नहीं था, ना उनके पास पैदाइशी था, ना और कोई ऑपरेशन हुआ था। तो ये 2 चीज़ें शक पैदा कर रही थी। इसीलिए जब उस पार्थिव शरीर को लाया गया, तो ललिता शास्त्री जी, उनके घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। तब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस बात को किसी ने सुनी नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब ऐसा शायद ही इतिहास में बहुत कम होता होगा कि एक प्रधानमंत्री की रहस्यमयी मौत होती है, शरीर आधे से ज़्यादा नीला पड़ गया है, लोग शक और सवाल उठा रहे हैं, उसके बावजूद उस मौत की वजह को जानने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है पोस्टमार्टम। न ताशकंद में पोस्टमार्टम होता है, न हिंदुस्तान आने के बाद पोस्टमार्टम होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ,
और इसीलिए जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो डॉक्टरों ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, ये जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा आप दावे से नहीं कह सकते हैं कि मौत की वजह क्या थी। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो आज 50 साल के बाद मैं बैठ के आपको ये कहानी नहीं सुना रहा होता, इसलिए कि इसमें कोई सस्पेंस नहीं रहता, वो उसी वक्त पता चल जाता कि मौत की वजह क्या थी। अगर पॉइजन था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देता, अगर कार्डियक अरेस्ट था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये क्यों नहीं हुआ, इसी एक चीज़ ने इस सवाल को इतना बड़ा कर दिया, इस रहस्य को इतना बड़ा कर दिया कि आज 50 साल के बाद भी हम लोग उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जवाब बहुत आसानी से मिल सकता था, उसी वक्त मिल सकता था, सिर्फ एक पोस्टमार्टम के ज़रिए। लेकिन पोस्टमार्टम किया नहीं गया, रिपोर्ट आई नहीं। अब सवाल यह है कि पोस्टमार्टम कौन लोग नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि पोस्टमार्टम होता तो सच सामने आ सकता था। बाद में बहुत सारे शक उठे, मैं आपसे सीधे सीधे बताऊंगा, इस पर सब कुछ लिखा हुआ भी कि पहली चीज़ आई कि शायद इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो। पूछा लोगों ने, कहा ऐसा क्यों, तो उसमें यह था कि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री बहुत पॉपुलर नेता थे। 65 की जंग में पाकिस्तान में लाहौर तक पे हमला करना, जय जवान जय किसान का नारे ने उनको लोगों से जोड़ दिया था और कांग्रेस में उनका बिल्कुल एक अधिकार हो गया था। तो उनके रहते हुए इंदिरा गांधी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। तो एक ये उठा है कि इंदिरा गांधी हो सकती हैं और उन्होंने कुछ साजिश रची हो, लेकिन फिर इसका काट आया कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत मानते थे लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानते थे, और जवाहरलाल नेहरू का जो मिजाज था वो कभी इस तरह की राजनीतिक साजिश को अंजाम देने वाला कभी नहीं रहा। वो बहुत मिलनसार, हर एक से हंसमुख, और इस तरह के कॉन्स्पिरेसी, इस तरह की क्राइम, इस तरह की किसी की जान लेने की साजिश, ये जितने भी लोग जानते हैं नेहरू के आसपास, दूर दूर से उनका वास्ता नहीं। तो फिर ये आया कि जब नेहरू जी इन चीज़ों से इतने दूर रहे तो फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी उसी माहौल में परवरिश पाई, वैसी पली बढ़ी, तो फिर उनके अंदर भी ये चीज़ें नहीं आ सकती। नंबर एक। नंबर दो, तब तक इंदिरा गांधी में ये था ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी या इतनी आगे चल के इतनी मजबूत नेता बनेंगी, वो बहुत लो प्रोफाइल रहती थी। तो जब ये चीज़ें थी नहीं तो फिर वो साजिश क्यों करती। तो इस चीज़ों को सवाल भी उठा, शक भी उठा, लेकिन उसको काट भी दिया गया। अब ये हुआ कि अगर वो नहीं तो फिर कौन। फिर आया CIA का नाम, अमेरिकी खुफिया एजेंसी। KGB ने ये कहा कि इनको पॉइजन दिया जा सकता है क्योंकि बॉडी बिल्कुल ऊपर का नीला पड़ गया था, लेकिन CIA ये काम कर सकती है। अब CIA पे शक क्यों, उसकी उस वक्त जो चीज़ें थी वो एक दो चीज़ें थी। एक, पाकिस्तान के साथ युद्ध जब हुआ, अमेरिका पाकिस्तान के तब भी करीब था, दोस्त था। भारत ने जवाबी हमला किया और लाहौर तक हमला करने की तैयारी थी, इससे अमेरिका नाराज था। एक तो ये। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री लगातार न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते थे और कहते थे कि भारत को करना चाहिए, इससे भी अमेरिका नाराज था और वो नहीं चाहता था कि भारत इस तरीके से न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। तो इसलिए CIA पे शक किया, और CIA ने ऐसे बहुत सारे जो उनके हिसाब से जो वर्ल्ड के लीडर काम नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे असैसिनेशन किए हैं अलग अलग वक्त में। और जैसे ईरान में बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको एलिमिनेट किया था CIA ने। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तभी उसके कुछ वक्त के बाद एक CIA के डायरेक्टर थे मिस्टर क्राउडली, रॉबर्ट क्राउडली। तो एक इंटरव्यू दिया था इन्होंने एक जर्नलिस्ट को, जो CIA के ये क्राउडली थे, और उस इंटरव्यू में इस CIA के डायरेक्टर ने, क्राउडली ने यह कहा था कि एक तो होमी भाभा जो साइंटिस्ट थे अपने, 1966 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। तो होमी भाभा की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि वो असैसिनेशन था, उसको CIA ने उनको मारा था, उनका कत्ल किया था। और दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री का भी CIA ने कत्ल किया है। ये बाकायदा रॉबर्ट क्राउडली ने एक इंटरव्यू में अपने कहा, और ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन शर्त ये थी इस इंटरव्यू को देने की कि ये इंटरव्यू तब आए जब वो जिंदा ना हो, मतलब क्राउडली की जब डेथ हो जाए उसके बाद। और ऐसे ही हुआ, और उनकी डेथ के बाद ये इंटरव्यू सामने आया, दिया गया था।
लेकिन इसको लेके बहुत बहस हुई, क्योंकि CIA जब इस तरह का काम करता है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं करता, वो बताता नहीं है, और ये किसी भी खुफिया एजेंसी का ये मूल मंत्र होता है। तो हो सकता है ये क्रॉडली का बड़बोलापन हो और इसके कोई प्रूफ नहीं मिले। और जहाँ तक होमी भाभा का की बात है, तो उसमें यह था कि उसमें पायलट की गलती थी, जो प्लेन क्रैश किया गया था उसमें कोई साजिश की बात नहीं निकली, तमाम चीज़ें हो गई थी। तो खैर ये दो चीज़ें आ गई थी, इंदिरा गांधी वाली बात वो हो गई, फिर ये हो बात। लेकिन अब इसके दूसरी एक और चीज़ थी कि साजिश क्यों, इस पर सब शक और सवाल लगातार उठ रहा था। उसकी एक वजह ये थी कि जो जान मोहम्मद, जो हमारे एम्बेसडर वहाँ पे, मिस्टर कॉल का जो पर्सनल रसोइया था, जिसने उस रात खाना बनाया, जबकि खाना शास्त्री जी के अपने रसोइयों को बना के खिलाना था, ये तब्दीली क्यों हुई, अचानक हुई, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। बाद में वही जान मोहम्मद राष्ट्रपति भवन में एम्प्लॉय के तौर पे तैनात किया गया, जिसके ऊपर पहला शक था कि ये साजिश में शामिल हो सकता है, अगर पॉइजन दिया गया तो यही है। लेकिन उसको क्लीन चिट देते हुए बाद में राष्ट्रपति भवन में बाकायदा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दूसरी एक और चीज़ जो सवाल उठता है, जो शास्त्री जी के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर RN चुग, जो जिन्होंने पहली बार जाके देखा और इस बात की पुष्टि की थी कि डॉक्टर साहब ने कि शास्त्री जी की मौत हो गई है, इस इंसिडेंट के बाद, मतलब 1966 में हुआ था, 11 साल के बाद 1977 में वो अपने कार में 2 बेटों के साथ जा रहे थे और अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। एक ट्रक ने उनके कार को उड़ा दिया और उसमें उन चारों लोगों की मौत हो गई, सिर्फ उनकी एक बेटी बची। 2 बच्चे, बीवी और खुद डॉक्टर चुग, इनकी मौत हो गई। तो अब क्या उस शास्त्री जी की मौत से इस एक्सीडेंट को जोड़ के देखा जाए, इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला आज तक। तीसरी जो चीज़ थी इसमें, जो शास्त्री जी के ने तमाम फैमिली के लोगों ने भी उठाया वक्त वक्त पर, कि उनकी मौत के बाद उनकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जो भी चीज़ें थीं, चाहे वो शेविंग का सामान हो, उनके कपड़े हों, उनके पर्स हों, उनके चश्मे हों, वो सारी चीज़ें आई और उनके परिवार वालों को सौंप दी गई। सबसे एक जो ख़ास चीज़ थी वो उस परिवार को नहीं मिला और वो आज तक पता नहीं कहाँ है। वो थर्मस था जो उस दिन लुढ़का पड़ा हुआ था उनके रूम में, जिसे उठाने की उन्होंने कोशिश की थी, जिससे पानी पीने की कोशिश की थी। वो थर्मस उनके परिवार वालों को कभी लौटाया नहीं गया और वो कहाँ है ये आज तक नहीं पता। अब उस थर्मस में क्या ऐसा था? क्या खाने में जहर था? अगर जहर से मौत हुई है तो क्या पानी में जहर था? अगर थर्मस गायब है तो ये भी सवाल है, इसका जवाब नहीं है। अब आइए आगे की चीज़। जब इस तरह की एक मौत होती है तो पूरी एक दोनों कंट्री की जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम ज़हीन दिमाग जो अफसर होते हैं, वो लोग लगते हैं, इंक्वायरी करते हैं। लेकिन शास्त्री जी की मौत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, अंतिम संस्कार हो गया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसके बाद हमने कभी अपनी जांच एजेंसी या रशिया के ऊपर प्रेशर इस तरह से डाला ही नहीं। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि अगर ये चीज़ें होती तो शायद सच, अगर वाकई साजिश था तो वो सामने आता। और फिर इसको लेके एक बार और इंदिरा गांधी पे भी फिर उक्ति, चूँकि वो फिर प्रधानमंत्री बन गई थी, कि बनने के बाद उन्होंने शास्त्री जी की मौत के सच की जांच के लिए कभी उस तरह से प्रेशराइज किया ही नहीं, न KGB को, न रशिया को। हालांकि दोनों कंट्री के बीच लेटर का आदान प्रदान जांच के सिलसिले में चलता रहा, लेकिन सबूत, दस्तावेजी कुछ नहीं है। आज भी शास्त्री जी की मौत के नाम पर अगर कोई एक पुख्ता दस्तावेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई, और ये रिपोर्ट किसी और नहीं बल्कि उन्हीं डॉक्टर RN चुग का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। बाद में रशियन डॉक्टर ने फिर उसकी, जाहिर सी बात उन्होंने दी तो वो उनकी सरजमीन पर हुआ था तो उन्होंने पुष्टि की, लेकिन इस एक मेडिकल रिपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। कई बार कुछ RTI के जरिए भारत सरकार से मांगने की कोशिश की गई इस बारे में जानकारी, जो आदान प्रदान पत्रों का हुआ, खत का हुआ भारत और रशिया के बीच, बट उसको भी इन दोनों देशों के बीच सिक्रेसी और कुछ कहते हुए सार्वजनिक आज तक विदेश मंत्रालय ने भी नहीं किया। तो इस पूरे मामले में सवाल तमाम है, शक भी तमाम है, लेकिन जवाब आज 50 साल के बाद भी नहीं है। इस सवाल का जवाब नहीं है कि उनका शरीर नीला क्यों पड़ा, हालांकि इसको बीच में कहा गया, जब सवाल उठा
कि ये जहर से ही नीला होता। उनके होंठ भी नीले थे और शरीर का कमर से ऊपर का ऊपरी था। तो उसमें फिर ये सफाई दी गई थी कि शव को लाने के लिए दूर से और वो ख़राब ना हो उसके लिए एम्बामिंग की जाती है, लेप लगाया जाता है। तो उस लेप की वजह से कई बार कलर चेंज हो जाता है और वो उस लेप की वजह से नीला पड़ गया था। ये इसकी एक सफाई दी गई। लेकिन जिस तरीके का जो विटनेस है, जिन लोगों ने देखा, खासतौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि उनको जहर दिया गया था। और चूंकि इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड जो था, ललिता शास्त्री जी का भी, वो यूपी और गांव, तो उन्हें मालूम था सांप के काटने से या पॉइजन से किस तरीके से रंग चेंज होता है, नीला कैसा होता है। लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। तो मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है, आज भी इस पे सवाल उठते हैं। और इन सारे सवालों के उठने की वजह सिर्फ एक है, ये मुझे आज भी एक चीज़ मुझे अब समझ में नहीं आती है आज भी, कि एक देश के प्रधानमंत्री की मौत हो और उसकी मौत की वजह जानने के लिए जो बेसिक चीज़ है पोस्टमार्टम, वो पोस्टमार्टम न ताशकंद में होता है ना भारत में होता। ये मुमकिन कैसे है? सवाल ही नहीं है कि ये मुमकिन हो, इसलिए कि रशिया को भी अपनी ज़मीन को और अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए ज़रूरी था कि वो ताशकंद में भी पोस्टमार्टम करा सकता था और उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। तो क्या रशिया पे भी दबाव बनाया गया था कि आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे? भारत में आने के बाद तो खैर हुआ ही नहीं। और यही वो चीज़, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको लें कि श्रीदेवी की मौत को लेके यही सवाल उठे थे कि पहले कार्डियक अरेस्ट था, याद कीजिएगा, फिर हुआ कि नहीं। जब शुरुआत में जो डॉक्टर ने देखा, यहाँ पे भी कहानी देखी कि वो डॉक्टर ने देखा और बताया कार्डियक अरेस्ट है शास्त्री जी को। यहाँ श्रीदेवी को भी जब पहली बार डॉक्टर ने देखा तो उसने सीधे कह दिया कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मौत की वजह दिल का दौरा नहीं बल्कि डूबने से हुई है मौत। सेम अगर उस वक्त पोस्टमार्टम हो चुका होता तो शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या पॉइजन से हुई थी, इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी से मिल सकता था। लेकिन हुआ नहीं। इसलिए सवाल है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया, कौन लोग थे जिनको रोका गया, वो थर्मस कहाँ है जो आखिरी बार उनके कमरे में देखा गया वो क्यों नहीं लौटाया गया उस सामान के साथ, शरीर का रंग कैसे बदला, पेट पे 2 कट के निशान कहाँ से आए, माथे पे सफ़ेद रंग के निशान कहाँ से आए, और परिवार के मांग करने के बावजूद पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। फिर 1970 में इसकी इंक्वायरी की मांग की थी फैमिली ने, वो भी नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के रहस्य को आज 50 साल के बाद भी बरकरार रखा है। और शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कभी सच सामने आ जाए, लेकिन मौत की वजह क्या थी ये अब पोस्टमार्टम भी नहीं है, अंतिम संस्कार हो चुका है। हाँ, इससे जुड़े हुए कुछ लोग हों और वो सामने आ जाएं कभी, क्योंकि मुमकिन सब कुछ है, तब पता चल सकता है। वरना फिर ये राज आज हम 50 साल के बाद बात कर रहे हैं, हो सकता है 51, 52, 53, 54 या अगले 100 साल के बाद भी आने वाली जनरेशन यही सवाल उठाएगी कि मौत की वजह क्या थी, और उसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से जुड़ी हुई। आप में से बहुत लोगों ने कहा था मैं आपके कुछ 1-2 सवाल लूँगा, लेकिन अब मैं कई दिनों से टाल रहा था और कुछ लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे, और मैं देख रहा था दुनिया के नक्शे में कहाँ कहाँ से लोग मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ कुछ लोगों का जिनकी रिक्वेस्ट थी, इनमें से कुछ 2-3 लोगों की एक शिकायत और कुछ और भी, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये एक संजीव कुमार है पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, प्रबीर भट्ट अहमदाबाद से हैं, मुनीश पुरी कनाडा विनिपेग से हैं, प्रत्यूष मिश्रा है उड़ीसा से, मुजफ्फर रहमान सऊदी अरब से, प्रीति सागर, प्रशांत गावली ये डिफेंस फोर्स से हैं, अरविंद शर्मा हैं ये सऊदी अरब से, तेजस पटेल ऑस्ट्रेलिया से, आसिफ नसीम, सुनील विकी तंजानिया से, तेजस सिंगला सिंगापुर से, राज पलाडिया शिकागो यूएस से, गायत्री पारेख न्यू जर्सी यूएसए से, सुमित कदेसिया इन्होंने स्टोरी लिस्ट भेजी है सुनीत कदेसिया साहब ने, और बड़ी अच्छी खासी लिस्ट है। उनमें से कई कहानियों ऐसी हैं जो मेरे लिस्ट में भी हैं, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा सुनील पटेल हैं, धीरज कुमार ब्राइक हैं, ये झारखंड से हैं, बैंकर हैं। इन्होंने कहा बैंक की नौकरी के बाद इतना थक जाता हूं लेकिन 9 बजे की आदत हो गई है। शुक्रिया आपका धीरज साहब। देन राजेंद्र त्रिपाठी हैं नासिक से, एक मिस्टर उमर शेख हैं, इन्होंने स्टोरी लिस्ट भेजी और एक शक और सवाल भी
जताया कि इशरत जहां, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस, और ये इन्होंने कहा कि क्या आप ये स्टोरी सुनाएंगे, क्या आपका चैनल इसकी इजाज़त देगा। तो शेख साहब, मैंने इसलिए आपका ख़ास तौर पे मेंशन किया था कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टोरी को सुनाने के लिए कोई प्रेशर हो, ये ऊपर से, बाहर से, ऑफिस से, अंदर से। और जिस दिन प्रेशर में आके सुनाना छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म छोड़ के मैं रेस्टोरेंट खोल लूँगा, और वही एक शौक़ है मेरा। तो मैं लेकिन सुनाऊंगा। और इशरत जहां और सोहराबुद्दीन की जो बात कर रहे हैं, मैंने इसको एक एक हफ्ते जाके कवर किया है, और इसके लिए मैंने धमकियां भी खाई थी उस दौर में। और सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन से मैं आज भी संपर्क में हूँ, तो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। एक अब मैं इसमें जो ख़ासतौर पे मेंशन करना चाहता हूँ, ये आखिरी गायत्री पारेख हैं, ये न्यू जर्सी यूएसए से हैं, और इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा मेल लिखा है। और बस एक चीज़ उसमें है कि ये कहती हैं कि मैं ड्राइव करते हुए आपकी कहानियाँ सुनते हुए जाती हूँ, और ऐसा कई बार हुआ कि कहानी में ऐसा खो गई कि 1 महीने में कम से कम 3 बार जहाँ से कट लेना था इन्होंने कट नहीं लिया, और फिर वापस कट लेने के लिए कम से कम 45 मिनट तक उनको वापस घूमना पड़ता है, 45 मिनट्स और लगता है। तो गायत्री जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कहीं तसल्ली से जब मौका मिले सुनिए, ड्राइव करते हुए ना सुनिए, ताकि आपको एक तो सेफ़ रहेंगी, नंबर 2 आपको इस तरीके से 45 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो ज़ाया वेस्ट नहीं जाएगा। थैंक यू। और जिन लोगों का नाम नहीं लिया फिर कभी लूँगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और सुभाष जी नमस्कार, अच्छे रहिए आप भी। और कल हम लोग फिर मिलेंगे। आज चूँकि ये कहानी आपको जो सुनाई, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसको लिखिएगा ज़रूर, भेजिएगा ज़रूर जहाँ जहाँ पे लगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें रह गई तो वो भी बताइएगा।